the second NCRT book reading clip for the 12th chapter बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो अब देखो, बिफोर आई स्टार्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट्स, which is a very important title, and every year you see one question is there. It is very easy, but so before I start reading this, let me explain the concept of what is RNA interference or gene silencing. तो सर, तुम्ही असं म्हटलं की पेस्ट रेजिस्टंट इन प्लांट शिकण्याच्या आधी तुम्हाला आर एन ए इंटरफरन्स किंवा जीन सायलेन्सिंगबद्दल थोडं समजून सांगायचं आहे आम्हाला. तो तुम्ही लक्ष द्या. बघा, कोई भी जो पैथोजेन है वो पैथोजेन किसी भी होस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट, को जब इन्फेक्शन करता, म्हणजे पेस्ट असो किंवा पॅथोजेन असो, जेव्हा तो एखाद्या प्लांटला इन्फेक्शन करतो, तर तो तेव्हाच तिथे जगू शकतो, सर्वाईव्ह होऊ शकतो, जेव्हा तो स्वतःसाठी काही सबस्टन्सेस बनवतो, काही प्रोटीन्स बनवतो, तरच तो तिथे जगू शकतो. तो आरएनए इंटरफेरेंस आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ. मैंने ये कहा कि कोई भी पेस्ट या पैथोजन जब किसी होस्ट को, मतलब किसी प्लांट को या एनिमल को इन्फेक्शन करता, तो वो पैथोजन या फिर वो पेस्ट तब वहाँ सर्वाइव हो सकती जब वो अपने लिए वहाँ कुछ यूजफुल प्रोटीन्स बनाए. अगर हम उस पैथोजेन या उस पेस्ट को उन्हें चाहिए वो प्रोटीन बनाने से रोक सके, तो फिर वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं हो सकता, इन्फेस्टेशन नहीं कर सकता. तो सर, एवढं तर समजलं की पेस्ट किंवा पॅथोजेन जेव्हा एखाद्या प्लांटला किंवा ॲनिमलला इन्फेक्ट करतो, तर त्याला जगण्यासाठी काही प्रोटीनची गरज असते. तो ते प्रोटीन बनवून घेतो. पण जर आपण त्याला ते प्रोटीन नाही बनवू दिले ना, तो तिथे जगत नाही. आता ऐका की प्रोटीन कसं बनतं. मग सर, आम्हाला माहिती आहे की जो DNA असतो त्याच्या 2 स्ट्रँड असतात. समजा एक आहे 3' 5' आणि ही आहे 5' 3'. तो जी असते 3' 5' तिला आपण म्हणतो टेम्पलेट स्ट्रँड. आणि प्रोटीन सिंथेसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. तो आधी काय होईल? तो सर, हे टेम्पलेट स्ट्रँड जी आहे त्याच्यापासून तयार होत असते मेसेंजर RNA. आता हा जो बनला मेसेंजर RNA, त्याच्यावरती हे आहेत कोडॉन्स. तो मेसेंजर RNAचं जर झालं ट्रान्सलेशन, तरच बनते लॉन्ग चेन ऑफ अमिनो ॲसिड, म्हणजे पॉलीपेप्टाइड किंवा प्रोटीन. तो सर, अब ये समझ में आ रहा है कि पैथोजेन या पेस्ट जब किसी प्लांट या एनिमल को इन्फेक्शन करती, तो वहाँ उसके सर्वाइवल के लिए उन्हें कुछ प्रोटीन की ज़रूरत होती है. और ये प्रोटीन बनाने की क्रिया आप बता रहे कि कोई भी प्रोटीन 2 स्टेप में बनता. पहली स्टेप रहती ट्रांसक्रिप्शन, माने फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA, और दूसरी रहती ट्रांसलेशन, दैट इज रीडिंग द कोडॉन्स ऑफ mRNA एंड अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. अब सुनो, यदि हम चाहे कि इस पेस्ट या पैथोजेन को यहाँ पर सर्वाइव ना होने दे, तो हमने क्या करना चाहिए? सर, उसे वो प्रोटीन ही नहीं बनाने देना चाहिए. अच्छा, प्रोटीन को आप रोकोगे कैसे? तो सर, जेव्हा तो पॅथोजेन स्वतःचं प्रोटीन बनवण्यासाठी करेल
ट्रांसक्रिप्शन आणि बनवेल mRNA. तो हम लोग अगर होस्ट प्लांट में छोड़े कॉम्प्लिमेंटरी mRNA, म्हणजे समजा त्या पॅथोजेननी ट्रान्सक्रिप्शन करून बनवला mRNA आणि आपण एखादा RNA कॉम्प्लिमेंटरी टू द पैथोजेनिक mRNA तैयार केला तर काय होईल? तो सर होगा ये कि हमने जो बनाया mRNA वो पैथोजेन के mRNA के साथ पेयरिंग करके बनेगा डबल स्ट्रैंडेड RNA. तो होप यू गॉट माय पॉइंट. तो हम रोकना चाहते हैं उस पेस्ट या पैथोजन को प्रोटीन बनाने से, तो ऐसा कुछ करो कि उसने जो बनाया है मैसेंजर आरएनए, तो फर्ज करो कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये पैथोजन का है और ये हमने ट्रांसफ़र किया मैसेंजर आरएनए फ्रॉम सर्टन वायरस जिसका आरएनए जीनोम है, या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दैट इज जंपिंग जीन जो RNA मेडिएटेड बनता आहे. तर हे थोडं नाही समजणार सध्या, पुढे समजेल. फक्त एवढं लक्षात ठेवा कि पैथोजेन के mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री हम अगर बनाते mRNA तो दोनों मिलके बनेगा डबल स्ट्रैंडेड RNA. काय होईल आता? तो सर अब तो इसका हो ही नहीं सकता ट्रांसलेशन. अगर ना हुआ ट्रांसलेशन तो नहीं बनेगा प्रोटीन. तो हमने क्या किया? पैथोजेनिक आरएनए का किया साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस. अब सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो पैथोजेनिक आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आपके पास कहाँ से आएगा? तो सर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से हो सकता है, या वायरस जिसका आरएनए जीनोम है, या फिर हम लोग ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे इस प्लांट में. तो फर्ज करो कि ये हमने एक जीन बनवाया और ये इस प्लांट में हमने ट्रांसफर किया, तो ये जीन भी बनाएगा कॉम्प्लिमेंटरी mRNA टू पैथोजेनिक mRNA. या टेक्नॉलॉजीला म्हणतात RNA इंटरफरन्स और जीन सायलेन्सिंग, mRNA सायलेन्सिंग किंवा अँटीसेन्स टेक्नॉलॉजी म्हणतात. तो आता बघा, ये कोई बहुत नई चीज़ हमने नहीं बनाई. ये तो पहले से यूकॅरियोटिक सेल में है ॲज अ मेकॅनिझम ऑफ सेल्युलर डिफेन्स. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हणता की RNA इंटरफरन्स किंवा RNA सायलेन्सिंग हे काही फार नवीन गोष्ट नाही आहे. मग तुमच्या माझ्या यूकॅरियोटिक सेलमध्ये, मग प्लांट सेल, ॲनिमल सेल, कोणती असो यूकॅरियोटिक सेल, तर त्या सेलनं स्वतःचा बचाव करण्यासाठी डेव्हलप केलेलं आहे RNAi, म्हणजे RNA इंटरफरन्स. अच्छा, RNA इंटरफरन्स इज अ मेथड एडाप्टेड बाय द यूकैरियोटिक सेल फॉर सेलुलर डिफेंस. बस हमने इसका उपयोग किया फॉर पेस्ट रेजिस्टन्स इन प्लांट. आणि आता तुम्हाला जो क्वेश्चन विचारतात तो बघा कोणता असतो. टोबॅको प्लांट के जो रूट्स है, सो टोबॅको प्लांटचे जे रूट्स आहेत त्या रूटवर एक नेमॅटोड म्हणजे जंत इन्फेस्टेशन करतो. त्याचं नाव आहे मेलो ई डी जीन. सो मेलो ई डी जीन इनकोग्निशिया
इनकोग्निशिया। तो मेलिओडोजिन इनकोग्निशिया कोण आहे? नेमॅटोड. टोबॅकोच्या कोणत्या पार्टला इन्फेक्शन करतो? रूटला. आणि मग रूट नॉट डिसीज होतो. म्हणजे गाठी पडतात रूटवर आणि त्याच्यामुळं या प्लांटची यील्ड उत्पन्न कमी होतं. तो नीट में आज तक जो क्वेश्चन आए वो ये, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी और आरएनए साइलेंसिंग और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी was first used for pest resistance in? Answer, tobacco. The nematode Melioidogenes incognitia infect which part of tobacco plant? Roots. असे सोपे 2-3 वेळा क्वेश्चन आले हैं. अब हम लोग स्ट्रेट वे स्टार्ट करते. तो अब है ना, आप ध्यान दीजिए. Now we are directly starting from the NCERT. So, title is Pest Resistance in Plant. Several nematodes म्हणजे जंत parasitize a wide variety of plants and animals. तो बहुत सारे नेमेटोड है जो पैरासाइट है और वो पैरासिटाइज करते, इन्फेस्टेशन करते प्लांट्स और एनिमल्स पे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस कॉजिंग एस्केरियासिस या वाउचेरिया बैंक्रॉप्टिक कॉजिंग फिलेरियासिस, वो भी तो नेमेटोड ही है, मतलब वर्म्स ही है. तो सेवरल नेमेटोड पैरासिटाइट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. A nematode Melioidogenes incognitia. Melioidogenes incognitia infect roots of tobacco plant and cause great reduction in the yield. तो सर अब ये ध्यान में आया कि बहुत सारे नेमाटोड है जो प्लांट और एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन करते और वहाँ पे पैरासाइट बन के रहते हैं. तो एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडिजिन इनकोग्निशिया. वो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन करता और उसका उपज कम होती. अ नोवेल स्ट्रॅटेजी म्हणजे नवीन पद्धत वॉज एडॅप्टेड टू प्रिव्हेंट दिस इन्फेस्टेशन विच इज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ RNA interference or RNAi. RNA interference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. तो तसं पाहिलं तर RNA इंटरफरन्स सगळ्याच युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझमच्या सेलमध्ये असते सेल्युलर डिफेन्ससाठी आणि हीच नॉव्हेल स्ट्रॅटेजी म्हणून वापरली आहे RNA interference or RNAi to control this nematode. So several nematode parasitize a wide variety of plants and animal including human. A nematode Melioidogenes incognitia infect the roots of tobacco plant and cause a great reduction in yield. A novel strategy was adapted to prevent this infestation, which is based on process of RNA interference or RNAi. RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involve silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA which binds to and prevent translation of mRNA. म्हणजे आपण त्याचं केलं सायलेन्सिंग. तो फर्ज करो कि ये उस नेमाटोड का मैसेंजर आरएनए है और ये हमने एक मैसेंजर आरएनए यूज किया जो इस नेमाटोडर आरएनए के है कॉम्प्लीमेंट्री. तो अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना. अब इस नेमाटोड वाले आरएनए का हो ही नहीं सकता
ट्रान्सलेशन माने हमने इसको म्यूट किया, सायलेन्स किया. याला आरएनए इंटरफरन्स म्हणतात. तो several nematode parasitize a wide variety of plants and animals, including human beings. A nematode, Meliodogene incognitia, infect roots of tobacco plant and cause great reduction in yield. A new strategy was adapted to prevent this infestation, which is based on process of RNA interference. RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. This method involves silencing of specific mRNA due to complementary double-stranded RNA molecule that binds to and prevent translation of mRNA that is silencing. The source of this complementary RNA could be from infection by virus having RNA genome. तो आता तुम्हाला आर एन ए इंटरफरन्ससाठी सोर्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी आर एन ए विचारू शकतात. म्हणून तुम्ही इथं अंडरलाईन करा, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी आर एन ए कुड बी इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आर एन ए जीनोम. तो सर आर एन ए जीनोम वाले वायरस ने अगर प्लांट को इन्फेक्शन किया तो वायरस अपना आर एन ए छोड़ देगा और वो आर एन ए अगर कॉम्प्लीमेंट्री है नेमाटोडल आर एन ए के साथ तो ऑटोमेटिक नेमाटोडल आर एन ए का सायलेन्सिंग हो जाता. या सेकंड सोर्स इज मोबाईल जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड ट्रान्सपोझॉन्स. याला जंपिंग जीनसुद्धा म्हणतात. तो ट्रांसपोजॉन्स और जंपिंग जीन्स वेर डिस्कवर्ड बाय बारबरा मैक्लिंटॉक इन मेज इन 1948. ये अलग से मैं बताऊंगा आपको. सो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट that is transposon that replicate via RNA intermediate. तो ये तो हमने कॉम्प्लिमेंटरी आरएनए कहाँ से लाना चाहिए वो देख लिया. आता आपल्याला पुढं काय करायचं. युजिंग ॲग्रोबॅक्टेरियम वेक्टर. तो आता तुम्हाला आठवत असेल ॲग्रोबॅक्टेरियम टुमिफेसियन इज अ सॉइल बैक्टीरियम जो डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्शन करता और ट्यूमर गॉल डिसीज कॉज करता. तो सर हमें क्या मतलब का. तो हमने देखा कि ये बॅक्टेरियम के पास एक विशेष प्लाझ्मिड आहे. म्हणजे हा जो बॅक्टेरिया आहे तर या बॅक्टेरियाकडे एक स्पेशल प्लाझ्मिड आहे. समजा हा ॲग्रोबॅक्टेरियम बॅक्टेरिया आहे आणि हे याचं प्लाझ्मिड आहे. या प्लाझ्मिडचं नाव आहे TI प्लाज्मिड म्हणजे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. इस TI प्लाज्मिड में एक पोर्शन है और इस पोर्शन को कहते tDNA. म्हणजे हा जो पोर्शन आहे इथून इथपर्यंत या पोर्शनला म्हणतात tDNA. तो याची खासियत काय आहे कि जब भी ये बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेक्शन करता तो अपना tDNA वाला पोर्शन उस प्लांट के क्रोमोझोम में ऐड करता. तो समजा आपण हा जो tDNA पोर्शन आहे तो tDNA पोर्शन कट केला आणि तिथं जर आपण बसवला डिझायरेबल जीन. म्हणजे इथून इथपर्यंत होता tDNA आणि त्याच्यात आपण टाकला हा डिज़ायरेबल जीन. तो जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा प्लांट को तो उसकी आदत है कि वो tDNA वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को प्लांट में भेजेगा. पर उसमें तो बीच में हमने डाला है कोई यूजफुल जीन. तो जीन भी चले जाता. म्हणजे या बॅक्टेरियाच्या मदतीनं आपण प्लांटमध्ये जीन ट्रान्सफर करतो का. हो. म्हणून या बॅक्टेरियाला म्हणतात नॅचरल प्लांट जेनेटिक इंजिनियर.
तो अब देखो आगे, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स, जैसे नेमाटोड को चाहिए वैसे, were introduced in host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell. These two RNA, being complementary to each other, formed double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced specific mRNA. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, नेमॅटोड स्पेसिफिक जीन पाठवावं लागेल होस्ट प्लांटमध्ये. मग समजा हा एक जीन पाठवला आपण होस्ट प्लांटमध्ये. हा जीन असा आहे की त्याच्या टेम्पलेट स्ट्रँडपासूनही आर एन ए बनतो आणि नॉन टेम्पलेटपासूनही आर एन ए बनतो. म्हणजे हा 2 आर एन ए बनवतो एकमेकाच्या कॉम्प्लिमेंटरी. So using agrobacterium vector, nematode specific genes were introduced in host plant. म्हणजे हा जीन आपण टाकला होस्ट प्लांटमध्ये. इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced sense and antisense RNA. मग हा सेन्स जो टेम्पलेटपासून बनला आणि हा अँटीसेन्स जो नॉन टेम्पलेटपासून बनला. तो जो टेम्पलेट से बना वो सेंस, जो नॉन टेम्पलेट से बना वो एंटीसेंस. These two RNA are complementary to each other and formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference and thus silenced the specific mRNA. The specific mRNA of nematode. The consequence was that parasite could not survive in transgenic host expressing specific interfering RNA. तो याचा परिणाम असा झाला की जो पॅरासाईट आहे म्हणजे मेलिऑडोजिन इन्कोग्निशिया तो सर्वाईव्ह होतच नाही ट्रान्जेनिक प्लांटमध्ये. कोणतं प्लांट? ट्रान्जेनिक, म्हणजे ज्याच्यात आपण टाकला नेमॅटोड स्पेसिफिक जीन आणि तिथं तो जीन झाला एक्सप्रेस. ट्रान्जेनिक प्लांट देअरफोर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॅरासाइट. आणि त्याची एक सुंदर डायग्राम दिली आहे, तुम्ही या डायग्रामला पहा. ये जो ए पिक्चर है वो दर्शाता कि जिस प्लांट में हमने जीन नहीं डाला, म्हणजे जे कंट्रोल प्लांट आहे, अनट्रीटेड प्लांट आहे, तर बघा त्या नेमॅटोडनी कसे रूट नॉट्स तयार केले. हे सगळे रूट नॉट्स आहेत. आणि ज्याला तुम्ही ट्रान्जेनिक बनवलं, तर त्या प्लांटवर ज्याला तुम्ही ट्रान्जेनिक बनवलं, त्याच्या रूट्सवरती पहा रूट नॉट्स नाही आहे. म्हणजे नेमॅटोडनं इन्फेस्टेशन नाही केलं. तर आपण टेस्टिंग करण्यासाठी या ट्रान्जेनिक होस्टला जाणून 5व्या दिवशी नेमॅटोडचं इन्फेक्शन करायला लावलं, तरी नॉट्स फॉर्मेशन नाही झालं. नीचे लिखा है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड RNA ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमॅटोड इन्फेस्टेशन. ए पिक्चर रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट म्हणजे अनट्रीटेड. बी पिक्चर ट्रान्जेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिबरेट इन्फेक्शन ऑफ नेमॅटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू अ नोवेल मेकॅनिझम. तो हे झालं RNA इंटरफरन्स. आणि याच्यावर क्वेश्चन येतो. आता हमने देखा अप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन ॲग्रिकल्चर. तो पहिलं होतं प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप्स म्हणजे इन्सेक्ट रेझिस्टंट क्रॉप्स, आणि दुसरं होतं पेस्ट रेझिस्टन्स अगेन्स्ट नेमॅटोड. आत्ता
दुसरं टायटल आहे बायोटेक्नॉलॉजिकल ॲप्लिकेशन इन ह्यूमन हेल्थ म्हणजे मेडिसिन. सो biotechnological applications in medicine, recombinant DNA technological process have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug. तो जे रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी आहे ज्याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणतो किंवा रिसेंट बायोटेक्नॉलॉजी म्हणतो, तर त्यांनी खूप मोठा प्रभाव पडला हेल्थ केयर सेक्टर पर। तो सर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? ड्यू टू मास बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स। Further, recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses as it is common in case of similar product isolated from non-human sources. आता लक्ष द्या, जे रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजीनं आपण थेरप्युटिक्स म्हणजे ड्रग्स बनवतो, तर त्याच्यामुळे कोणाला ॲलर्जीसुद्धा होत नाही। मतलब आप कहना चाहते कि आर डी एन ए टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट बनते तो वो सेम एज ह्यूमन बनते और इसीलिए वो प्रोडक्ट या ड्रग लेने से किसी में एलर्जी नहीं होती। पर अगर वही प्रोडक्ट हम एनिमल से लेते हैं तो एलर्जी हो सकती। इसे समझाने मैं एग्जांपल देता, आप ध्यान दो, आप सुनो। पहले जो डायबिटिक लोग होते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन चाहिए, ये हमें मालूम है। सो टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड। अब ये इंसुलिन आता कहाँ से था? फ्रॉम द स्लॉटर हाउस म्हणजे कत्तलखाना, जहाँ पे काऊ या पिग म्हणजे गाय या डुक्कर इनको काट के उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकालते थे और वो सक्सेसफुली यूज़ किया जाता था टू ट्रीट द डायबिटिक पेशंट। पण सर, गाईचं इन्सुलिन आणि ह्यूमनचं इन्सुलिन सारखं असतं का? नहीं, 3 अमीनो एसिड का फ़र्क है। डुक्कर का इंसुलिन और इंसान का इंसुलिन सरीका है क्या? नहीं, 1 अमीनो एसिड का फ़र्क है। म्हणजे म्हणजे इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स यूज्ड टू ट्रीट द ह्यूमन इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो भले ही वो सक्सेसफुली ट्रीट करता था डायबिटीज़ को, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स, बट दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इट कॉजेज इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज अ काइंड ऑफ एलर्जी। तीसरा प्रॉब्लम है कि दे आर वेरी कॉस्टली एंड दे वेर ऑब्टेन्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो सर, आता मला छान समजलं की डायबेटिक लोकांच्या ट्रीटमेंटसाठी इन्सुलिनची आवश्यकता असते। मग आणायचं कुठून? तर डुक्कर किंवा गाय कत्तलखान्यात कापून त्याचं पॅनक्रियाजमधलं इन्सुलिन एक्स्ट्रॅक्ट करून त्यांनी डायबेटिक लोकांना ट्रीट करायचे पूर्वी। मग त्या ॲनिमल सोर्सवाल्या इंसुलिनचा प्रॉब्लम काय है? वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, उससे कुछ लोगों में एलर्जी होती है, वो कॉस्टली है, वो लिमिटेड मिलता है। पर कितना अच्छा होगा अगर कोई इकोलाई नाम का बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लग जाए। और इकोलाई नाम का बैक्टीरिया इंसुलिन कैसे बनाएगा? तो सर, हम उसको करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाई। मतलब इंसान का जीन फॉर इंसुलिन वेक्टर प्लाज्मिड की मदद से इस बैक्टीरिया में डालेंगे और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को बायोरिएक्टर में मल्टीप्लाय करेंगे। तो एवढ्या पॉईंटसाठी आपण हे एक्सप्लेनेशन घेतलं होतं। वो पॉइंट देखो। फर्दर,
Recombinant DNA technology processes have made an immense impact in area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug. म्हणजे वॅक्सिन्स असतील, अँटीबायोटिक्स असतील किंवा हार्मोन्स असतील. फर्दर, रिकॉम्बिनंट थेरप्युटिक्स do not induce unwanted immunological responses as it is very common in case of similar product produced from non-human sources. At present, आता underline करा, at present about 30 recombinant therapeutics, 30, have been approved for human use worldwide. माने दुनिया भर में 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव हुए हैं इंसान के लिए. इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेझेंटली मार्केटेड. म्हणजे जगामध्ये 30 रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ड्रग्ज बनवले आहे मानवी आरोग्य सुधारण्यासाठी. पण 12लाच आपल्या देशामध्ये अनुमती आहे विकण्याची, मार्केट करण्याची, जसं RDNA इन्सुलिन. नाव लेट अस गो फॉर जेनेटिकली इंजिनियर्ड इन्सुलिन प्रोडक्शन. तो पहिले मी इथे एक तुम्हाला स्टोरी सांगून देतो, तो आप ध्यान दीजिए कि इंसुलिन कैसे बनाया. फर्ज करो कि ये इंसान की एक सेल है. इसमें से जो DNA है उस पूरे DNA का एक्सट्रैक्शन करो. तो सर, इंसान की एक सेल में से हमने DNA निकाला. कैसे निकालना वो मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि यू हैव टू ब्रेक ओपन द सेल बाय प्रोटीएज एंड लाइपेजेस. और फिर अंदर DNA के साथ RNA भी हो सकता था, तो उसके लिए RNase एन्झाईम यूज करो आणि प्युअर फॉर्ममध्ये DNA काढा. आता सेकंड स्टेप, याच्यावर टाका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. मग याचे होतील हजारो फ्रॅगमेंट्स. तो पहिली स्टेप कोणती असते? आयसोलेशन ऑफ जिनॉमिक DNA. दूसरी असते रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंटेशन. आता अगर आपने देख लिया कि ये है जीन फॉर इंसुलिन, तो हमने पहचान लिया बाय स्क्रीनिंग ऑल दिस फ्रैगमेंट वी हैव आइसोलेटेड द जीन फॉर इंसुलिन. तो तीसरा पॉइंट आहे सिलेक्शन ऑफ डिझायरेबल जीन. तो पहिले एका सेलमधून पूर्ण DNA काढा, मग त्याचं फ्रॅगमेंटेशन करा. त्या हजारों फ्रैगमेंटमधून शोधून काढा, स्क्रीन करके निकालो कौन सा है डिजायरेबल जीन. तो ये है वो जीन फॉर इंसुलिन. अब देखो, ये एक बैक्टीरिया है इसर्चिया कोलाई और ये उसका प्लाज्मिड है. अब ये प्लाज्मिड को बाहर लेके आओ. तो सर, आता आपल्याला करायचं आहे सिलेक्शन आणि आयसोलेशन ऑफ अ वेक्टर. मग चौथी स्टेप, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ सुटेबल वेक्टर. आता जिस रिस्ट्रिक्शन से आपने DNA की फ्रैगमेंट्स प्राप्त की थी, उसी रिस्ट्रिक्शन से प्लाज्मिड को कट करो. सेम रिस्ट्रिक्शन शुड बी यूज्ड फॉर फ्रैगमेंटेशन ऑफ द जीनोमिक DNA एंड कटिंग द प्लाज्मिड. तो बनेंगे स्टिकी एंड्स. अब ऐसा करो, ये जो है जीन फॉर इंसुलिन, तो लाइगेज की मदद से इसे वहां पर पेस्ट करो. सो DNA लाइगेज की मदद से इसे पेस्ट करो. आत्ता काय बनते? सर, आत्ता बनला रिकॉम्बिनंट DNA. तो जीन फॉर इंसुलिन आणि कट प्लाज्मिड दोनों को ज्वाइन किया लाइगेज से, तो बना RDNA. अब ऐसा करो कि
ये जो है आरडीएनए, ये आपको इसर्चिया कोलाई में डालना है। तो दिस इज अ इकोलाई और इस इकोलाई में हमने डाला है ये आरडीएनए। सो रिकॉम्बिनंट डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू इकोलाई म्हणजे सुटेबल होस्ट। तो पहली स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरी स्टेप फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तीसरी स्टेप सिलेक्शन ऑफ द जीन, चौथी सिलेक्शन आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, पाचवी फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, सहावी स्टेप ट्रान्सफरिंग द आरडीएनए इंटू सुटेबल होस्ट म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ द ट्रान्सजेनिक मायक्रोब म्हणजे इकोलाय बनला ज्याच्यामध्ये तो जीन आला आणि आता त्याला करा तुम्ही मल्टीप्लाय। तो एक बैक्टीरिया से बनेंगे दो, तो फिर जीन फॉर इंसुलिन भी दो बनेंगे, फिर दो से बनेंगे चार और चार से बनेंगे आठ एंड सो ऑन। तो वो सारे जो बैक्टीरिया है उनसे हम लोग डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी से सेपरेशन एंड प्युरिफिकेशन करके इन्सुलिन निकालेंगे। तो ही मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगितली और ऐसा पहली बार जिन्होंने किया वो एक अमेरिकन कंपनी है इली लीली। सो इली लिली 1983 6 जुलाई को इस कंपनी ने ह्यूम्युलिन म्हणजे ह्यूमन इंसुलिन लॉन्च केलं होतं। तो अब हम लोग आगे जाएंगे। सो recombinant DNA technological processes have made an immense impact in area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drug. Further, the recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response as it is common in case of similar product isolated from human sources. At present, about 30 recombinant therapeutic have been approved for human use and out of them 12 have been marketed in our country. Genetically engineered insulin। तो अब देखो management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time interval। म्हणजे डायबिटिक पेशंटच्या ट्रीटमेंटसाठी जर आपण रेग्युलर इंटरवलला इन्शुलिनचं इंजेक्शन घेतलं तर त्याला आपण सक्सेसफुली ट्रीट करू शकतो। व्हॉट वुड बी अ डायबेटिक पेशंट डू इफ इनफ ह्यूमन इन्शुलिन वॉज नॉट अवेलेबल? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. जसं मी सांगितलं काऊ अँड pig. So management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time interval. What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animal. Would the insulin isolated from other animal be just as effective as secreted by human body itself? तो मग गाय आणि डुकरामधलं जे पॅनक्रियाजमधून इन्सुलिन आयसोलेट केलं तर ते तेवढं इफेक्टिव्ह असेल का? नक्कीच नाही. वुड इट नॉट इलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्युमन बॉडी? यस. तो नायदर इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर nor it is equally effective. Moreover, it causes allergy. Now imagine if bacterium were available that could make human insulin. Suddenly the whole process became so simple. You can
easily grow large quantity of bacteria and make as much as insulin you can. Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. नाही सर, तोंडावाटे इन्सुलिन नसतात देत, कारण डायजेस्टिव्ह एन्झाईम त्याचं ब्रेकडाऊन करतील त्या इन्शुलिनचं, म्हणून डायरेक्ट व्हेनमध्येच देत असतात, म्हणजे सर्क्युलेशनमध्ये. अब ध्यान दो. Insulin used for diabetic patient was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig. Insulin from an animal source, though caused some patient to develop allergy or other type of reaction to foreign protein. म्हणजे जरी या ॲनिमलमधलं इन्शुलिनमध्ये काही लोकांमध्ये ॲलर्जी आल्या किंवा काही दुसऱ्या साईड इफेक्ट झाले. सो insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig. Insulin from animal source, though caused, वापरलं होतं, जरी त्यामुळे झाले होते, allergies and other type of reaction to the foreign protein. Insulin consists of two short polypeptide chain A and chain B. आता लक्ष द्या, यहाँ से यहाँ तक ये है चेन ए और यहाँ से यहाँ तक ये है चेन बी. म्हणजे ही जी ब्लू कलरची आहे ही ए आहे आणि ग्रीन कलरची आहे बी चेन. अशा दोन चेन डायसल्फाईड बॉन्डनं जुळलेल्या असतात. सो डायसल्फाईड बॉन्ड जॉईन देम. सो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए आणि बी. तो आप कंफर्म करिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ए चेन हैज़ 20 अमीनो एसिड आणि बी चेन हैज़ 31 अमीनो एसिड. टोटल 51 अमीनो एसिड का इंसुलिन रहता है. आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए. अब मुझे याद आया, वो मैंने बताया. सो insulin consists of two short polypeptide chain A containing 20 amino acid and B containing 21, that are linked together by disulfide bridges. Underline. दोन चेन कशाने जोडल्या जातात? डायसल्फाइड ब्रिजेस. देखो, सल्फाइड 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 सल्फाइड, ये डायसल्फाइड ब्रिजेस है. इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, insulin is synthesized as a prohormone, म्हणजे इनएक्टिव. तो सारे सस्तन प्राणियों में, इंसान समेत, जो इंसुलिन बनता है बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन में, तो वो एक्टिव इंसुलिन नहीं बनता, प्रो इंसुलिन बनता, इनएक्टिव. Like a proenzyme, prohormone also need to be processed before it became fully mature and functional hormone. तो in mammal, including human, insulin is synthesized as a prohormone which contain extra stage of C-peptide. म्हणजे ए और बी के अलावा ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रे कलर है, ये है सी पेप्टाइड. और ये तब तक मैच्योर इंसुलिन नहीं बनेगा जब तक नहीं निकलता ये एक्स्ट्रा पेप्टाइड. सो इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन,
Insulin is synthesized as a prohormone which contain extra stretch called C-peptide. C-peptide is not present in mature insulin. Neat question, ध्यान में रखो. मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन. द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन using recombinant DNA technology was getting insulin assembled into mature form. म्हणजे यदि हमने इंसान का इंसुलिन वाला जो जीन है, ये जीन को हमने ई कोलाई में ट्रान्सफर भी कर दिया. जर आपण माणसाचा इन्सुलिनवाला जीन ई कोलायमध्ये ट्रान्सफर केला, ध्यान दो, तो जो इंसुलिन बनेगा सॉरी तो जो इंसुलिन बनेगा उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा. म्हणजे ए असेल आणि बी सुद्धा असेल आणि एक्स्ट्रा सुद्धा असेल. सो ही एक्स्ट्रा आहे. तो इंसान का जीन फॉर इंसुलिन अगर ई कोलाई में ट्रांसफ़र करोगे, ई कोलाई जो इंसुलिन बनवाएगा उसमें तो कायम है सी पेप्टाइड और बैक्टीरिया में वो क्षमता नहीं है की वो इस सी पेप्टाइड को हटा सके. मग आता याच्यावर इलाज काय? तर पहा कंपनीनी काय केलं. एली लिली जो कंपनी है उन्होंने देखो क्या किया, मतलब त्यांनी डोकं कसं चालवलं. सुनो, उन्होंने एक ई कोलाई में वो जीन ट्रांसफर किया जो सिर्फ बनाए ए चेन और दूसरे ई कोलाई में एक जीन ट्रांसफर किया जो सिर्फ बनाए बी चेन. म्हणजे some E. coli were transferred a gene that produce only A chain, some other were transferred with the gene that produce only B chain. तो सर मग त्यांनी या प्रकारच्या बॅक्टेरियातून ए चेन काढली, या प्रकारच्या बॅक्टेरियातून बी चेन काढली आणि त्याला डायसल्फाइड ब्रिजेसनी सिंथेटिकली जॉइन केलं. तो अब ध्यान दीजिए, insulin consists of two short polypeptide chain A and chain B, that are linked together by disulfide bonds. In mammal, including human, insulin is synthesized as a prohormone, which contain extra stretch called C-peptide. C-peptide is not present in mature insulin and is removed during maturation of proinsulin into insulin. So this C-peptide is removed during maturation of proinsulin into insulin. The main challenge for production of insulin using recombinant DNA technology was getting insulin assembled in mature form. In 1983, 6 July, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences. म्हणजे कंपनीनं 2 DNA सिक्वेन्स बनवले, एक करस्पॉन्डिंग टू ए चेन, दूसरा करस्पॉन्डिंग टू बी चेन. सो Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin, introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Chain A and chain B were produced separately, extracted, combined by creating disulfide bond to form human insulin. अब आप इस डायग्राम को देखो. सो प्रो इंसुलिन, ये देखो, सो दिस इज प्रो इंसुलिन म्हणजे इमॅच्युअर.
तर या इमॅच्युअरमध्ये ही ए चेन आहे, ही बी चेन आहे आणि हा एक्स्ट्रा सी चेन आहे. आता मॅच्युरेशन पहा कसं होतं. सो ब्लू कलर की ए चेन, ग्रीन कलर की बी चेन और दोनों जुड़ गए और फ्री हो गया सी पेप्टाइड. मॅच्युरेशन ऑफ प्रो इन्सुलिन इंटू इन्सुलिन सिम्प्लिफाईड डायग्राम. तो आता आपण कंप्लीट केलं ह्युमन हेल्थमध्ये इन्सुलिन प्रोडक्शन. असे 30 थेरप्युटिक बनले वर्ल्ड वाइड और 12 इंडिया में मार्केट होता. अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जीन थेरेपी की. थैंक यू.